Good morning, students. Welcome to the channel Grow Chemistry. And in this lecture, we are going to start our new topic of physical chemistry, that is Clausius-Clapeyron equation. So, students, why we are using Clausius-Clapeyron equation? What is the significance of this equation? How to derive this equation? All these we study in this lecture. सो स्टूडेंट जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, कोई भी आपके पास दो फेसेस गिवन है, जैसे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट फेस है, सेकंड फेस है। आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में आपके पास टू फेसेस गिवन है। से अगर दो इमिसिबल लिक्विड हैं, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे वाटर और ऑयल है, इस तरह से टू फेसेस बने हैं। ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है। फर्स्ट फेस आप अपनी कन्वीनियंस के लिए वाटर ले सकते हैं, सेकंड फेस ऑयल ले सकते हैं, या फिर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी टू इमिसिबल चीज़ें आपको लेनी हैं ताकि आपके पास दो फेसेस बने। अगर दो फेसेस में इक्विलिब्रियम है, देन हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और whenever we talk about the phase change, if there is any phase change in the phase, that is solid changes to liquid changes to vapors, that is process of fusion and process of vaporization, अगर हम इनकी बात करते हैं तब हम क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए हमें करना क्या है। से आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम में टू फेसेस हैं, फेस वन एंड फेस टू। फेस वन की जो फ्री एनर्जी है वो G1 है, फेस टू की जो फ्री एनर्जी है वो G2 है, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P. So these two phases are in equilibrium to each other. If they are in equilibrium में क्या होता है कि जो सारी कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, कोई भी एनर्जीज हैं, वो सब क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। मतलब जो फेस वन की फ्री एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, फेस टू की फ्री एनर्जी के इक्वल। क्योंकि इक्विलिब्रियम हम कहते क्या है, एक तरह से कंडीशन ही तो है इक्विलिब्रियम। चाहे हम प्रेशर में, टेम्परेचर में कोई भी चीज़ चेंज शो करें, तो उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास ए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम टू प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स आपको ये एरोज बिल्कुल सेम लगाने हैं, मतलब जितना ये एरो की लेंथ है उतनी ही इस एरो की लेंथ होनी चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि इट इज़ फॉर द डिज़ाइन पर्पस, इट इज़ फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नो। जो ये एरोज की लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है जितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में। सो ये सिग्निफिकेंस है द लेंथ ऑफ द एरोज। और जो एरो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ए बी में चेंज हो रहा है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है डेट इज़ बी ए में चेंज हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब हम अपनी एक्सटर्नल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल कंडीशंस लगा लीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें चेंज लाते हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या कर लेता है, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। से अगर आपने ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है, रिएक्टेंट साइड पे आपकी कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर लेगा अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। से अगर आपकी बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो खुद को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, सो डैट इक्विलिब्रियम मस्ट बी मेंटेन्ड। ऐसे ही आप प्रेशर का भी समझ सकते हैं, और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उस समय जो भी आपके पास कंडीशंस होती हैं वो एक तरह से कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज जो आपकी फेस वन की जो फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, फेस टू की फ्री एनर्जी के। और अगर हम G1 इज इक्वल्स टू G2, सो G2 माइनस G1 इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम दिस इक्वेशन। एंड G2 माइनस G1 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DG को, चेंज इन फ्री एनर्जी। सो चेंज इन फ्री एनर्जी क्या आ गई, जीरो आ गई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फेस वन एंड फेस टू आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई की। मीन्स टू से टेम्परेचर जो पहले T था उसको DT चेंज कर दिया, प्रेशर को भी सम
डीपी हमने चेंज कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। प्रेशर पहले पी था, अब पी से पी प्लस टी पी हो गया। टेम्परेचर टी था तो टेम्परेचर जो है वो टी से टी प्लस टी टी हो गया। ऐसे ही अगर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज हुआ तो फ्री एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो फ्री एनर्जी में भी से जी1 प्लस डी जी1 चेंज हो गया, और फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की फ्री एनर्जी में चेंज जो आया वो जी2 प्लस डी जी2 आया। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 इक्विलिब्रियम पे है तो एक्सटर्नल कंडीशंस का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो फर्स्ट फेज़ की जो फ्री एनर्जी जो चेंज होकर आई है वो सेकंड फेज़ की फ्री एनर्जी के इक्वल होगी, इस तरह से। एंड यू नो वेरी वेल जी1 इज इक्वल्स टू जी2, सो जी1 से जी2 कैंसिल हो गया। आप लिख भी सकते हैं बाय 1। सो डी जी वन इज इक्वल्स टू डी जी टू। आपके पास दो इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जब आपके पास दो फेसेस थे उनकी जो फ्री एनर्जी है वो जी वन और जी टू थी, इक्विलिब्रियम पे उनकी फ्री एनर्जी सेम हो गई, सो जी डी जी आपका जीरो आ गया। सेकंड फेज में आपने क्या किया, टेम्परेचर को टी से डी टी टी प्लस डी टी चेंज कर दिया और प्रेशर को पी से पी प्लस डी पी चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन था। सो जो आपकी फ्री एनर्जी है वो डी जी वन इज इक्वल्स टू डी जी टू के इक्वल आ गई। सेकंड इक्वेशन ये थी। और आपको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा डी जी होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी होता है, वो किसके इक्वल होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी, वेयर वी इज योर वॉल्यूम, डी पी इज चेंज इन प्रेशर, एस इज योर एंट्रोपी एंड डी टी चेंज इन टेम्परेचर। सो आपको यहाँ पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज़ करना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस वन के लिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, डी जी वन। ठीक है, डी जी वन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो वी वन होगी, डी पी एज इट इज, माइनस एंट्रोपी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, एस वन इंटू डी टी। अब हमने यहाँ पे डी पी को डी पी वन और डी टी को डी टी वन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेंज जो है वो दोनों में इक्वल आया है। जो हमने सिस्टम का टेम्परेचर है वो टी से डी टी चेंज किया और पी से डी पी चेंज किया, तो इसलिए हमने डी पी और डी टी को एज इट इज ही लिखा है। जबकि वॉल्यूम में चेंज हुआ, एंट्रोपी में चेंज हुआ, और जो फ्री एनर्जी है वो कितनी थी, डी जी वन थी। ऐसे ही डी जी टू सेकेंड फेज के लिए जो फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी, आपकी वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 यू नो डी जी वन इज इक्वल टू डी जी टू। सो इन दोनों को आपस में आप कंपेयर कर लेंगे। वेन एवर वी आर कंपेयरिंग देन वट टू डू, जो ये डी पी वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ लिख लेंगे और जो ये डी टी वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ लिखा जाएगा। सो डी टी कॉमन है तो एस टू माइनस एस वन इंटू डी टी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन इंटू डी पी। सो एस टू माइनस एस वन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एंट्रोपी को। वी टू माइनस वी वन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को, जिसको हमने डेल्टा एस और डेल्टा पी से रिस्पेक्टिवली राइट किया है। सो we taken here the ratio of dp by dt. So dp by dt is equals to delta s over delta v. इस आर्टिकल को आगे प्रोसीड करने के लिए जस्ट थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दैट आई मस्ट गिव यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न है, फ्यूज़न प्रोसेस में क्या होगा, आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, से आइस आपका वाटर में चेंज हो रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आता है, जब सॉलिड से कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसमें जो वॉल्यूम चेंज है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जबकि अगर कोई भी आपका सब्सटेंस है वो लिक्विड से वेपर में या गैस में जो चेंज हो रहा है, से वाटर अगर वेपर्स में चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम का चेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। क्योंकि आपको पता है कि जो गैस है उसमें इंटर मोलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। सो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट वेपराइजेशन प्रोसेस देन देर इज अ चेंज इन वॉल्यूम वुड बी लार्ज। आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। से इफ वी हैव 1 मिलीलीटर वाटर एंड when we heat it then we got vapors and the volume of vapors is 1600 times greater than the volume of liquid. I have given you the reason why this happen, because gas molecules
are at very large distance to each other and the forces are very negligible between them, so that's why their volume is large as compared to volume of liquid. एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मेल्टिंग है, अगर आपके पास आइस है, अब अगर आप आइस को फ्रिज से बाहर रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मेल्ट हो जाएगी। बट एक और पॉइंट है कि हमने तो उसे कोई भी हीट नहीं दी, हमने उसे जब हमने उसको बाहर रखा, सराउंडिंग में रखा, तो हमने उसे किसी भी तरह की हीट नहीं दी, बट फिर भी वो मेल्ट हुई। तो वो कौन सी हीट है जिसकी वजह से वो आइस मेल्ट हुई, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, जो आइस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो लेटेंट हीट की वजह से क्या हुआ, आइस जो है वो मेल्ट हो गई। सो दिस इज नॉन एज फ्यूजन प्रोसेस। जब भी मेल्टिंग की बात करते हैं तो एक तरह से वो फ्यूजन प्रोसेस होती है, और मेल्टिंग के लिए वो जिस हीट का यूज़ करता है सब्सटेंस, दैट इज़ नॉन एज लेटेंट हीट। अगर वेपर बनने में होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बात करते हैं, अगर मेल्ट होने में होता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्रीजिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से कह सकते हो। So students, we have discussed here the three processes, that is when solid changes to liquid, that is known as latent heat of fusion, and whenever liquid changes to vapor, that is known as latent heat of vaporization, and whenever solid changes to vapor, that is known as latent heat of sublimation. So हम जो है, so if we talk about the second law of thermodynamics in the form of entropy, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि जो हमारा सिस्टम है उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। अब एंट्रोपी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आप वो देख लीजिए एक बार। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, ये से आपकी सराउंडिंग्स है, अगर तो सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसकी जो एंट्रोपी है, दैट इज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, दैट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। सो जो आपका जो चेंज इन, हम हमेशा चेंज की बात करेंगे, जब भी एंट्रोपी की बात करेंगे तो चेंज की ही बात होगी। सो जो चेंज इन एंट्रोपी है डेट वुड बी लार्ज। जब भी सिस्टम को हीट जाएगी, हीट जाने से क्या होगा, उसकी एंट्रोपी रैंडमनेस जो है, हीट जाने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को अचीव कर लेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव कर पाएंगे। सो रैंडमली मूव कर पाएंगे तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, बिकॉज एंट्रोपी इज रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड केस लेके चलें, अगर हमारे ये सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग्स है, अगर सिस्टम से जो है वो सराउंडिंग्स में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी हमारा कम होगा। सो इसको हम अगर मैथमेटिकली एक फॉर्म में मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेशन देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन हीट एट विच टेम्परेचर, हीट में जो चेंज आ रहा है एट विच टेम्परेचर is known as change in entropy. And you know very well that heat contained in the system is known as enthalpy. So we can write it here, delta Q is equal to delta H. If we are talking about the enthalpy of fusion, then we use delta H fusion. If there is a fusion process, then we can write delta H fusion. If we are talking about vaporization process, then we can write delta H vaporization. And here just we write the normal term delta HL, that is latent heat. Okay, by T, temperature. So students, हमारी जो प्रीवियस जो इक्वेशन बनी थी, जो हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि आप देख सकते हो dp बाई dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वी। अब मैंने बताया आपको कि जो आपका डेल्टा एस है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच एल बाई टेम्परेचर। सो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने ये स्टेप बताया, इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, फिर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो मैंने आपको बीच में जो भी बताया ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया, जो इस आर्टिकल को करते हुए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर. So we have put the value of delta S here
So we get dp by dt is equals to delta HL over T delta V. Now we talk about the fusion process. In fusion process, the solid changes to liquid. So we are writing here delta H fusion. Students, आप जो है इसको ये एक तरह से नोटेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ या फिर डेल्टा फ्यूज़न एच, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। या ये वाली फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाली फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। कई बुक्स में आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी तो कई बुक्स में सेकंड, दोनों ही सही है। सो हमारा डी पी बाई डी टी इन फ्यूजन प्रोसेस में क्या है, डेल्टा एच एफ ओवर टी एफ। टी एफ हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन या टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर आप बोल सकते हो या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर आप बोल सकते हो, और टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन भी आप बोल सकते हो। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, डेट इज वी टू माइनस वी वन। अब अगर मैं फ्यूजन प्रोसेस की बात करूँ तो उसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टेट ये है, सेकंड स्टेट ये है। सो वी यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डेल्टा वी को, वी एल माइनस वी एस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। सो इस तरह से हमने अपनी ये इक्वेशन लिख ली। And if we are talking about vaporization process in which liquid changes to vapor, so dp by dt is equals to delta H vaporization over Tb. Tb is your boiling temperature. जिस भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर वो बॉइलिंग टेम्परेचर है Tb, इफ इट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, दैट इज Tf. सो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा, Vg माइनस वी एल, डेट इज वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एंड मैंने आपको जब बेसिक नॉलेज दी थी इस आर्टिकल को करने के लिए, उसमें मैंने बताया था जब भी लिक्विड गैस में चेंज होगा, अगर आपके पास 1 मिलीलीटर है लिक्विड का, अगर वो गैस में चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम 1600 टाइम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो जो आपकी वी जी है वो मस्ट ग्रेड बहुत ही ज़्यादा होती है वी एल से, डेट इज़ वी कैन नेग्लेक्ट वी एल हियर। So what we get? We get dp by dt is equals to delta H vaporization over Tb Vg. अभी डेल्टा एच वेपराइजेशन है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। डेट इज द नोटेशन टू राइट। एंड क्लोजेस्ट क्लैपेरॉन इक्वेशन में हम जनरली आइडियल गैस की बात करते हैं। सो आइडियल गैस है तो ऑब्वियस सी बात है आइडियल गैस इक्वेशन वो फॉलो करेंगे, डेट इज पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। एंड वी कैन पुट हेयर द वैल्यू ऑफ वी. V is equals to RT by P and substitute this value in this equation. Then what we get? We get P into delta H vaporization. TB पहले ही था, T into V की प्लेस पे आपने लिखा RT by P. ये था ना आपके पास, dP by dt is equals to delta H vaporization over TB into Vg. ये इक्वेशन थी, आपने वी जी की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वी को आपने लिख दिया आर टी बाई पी, आर टी डिनोमिनेटर में रह गया, पी आपका न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। सो पी इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर आर टी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट इसके बाद आपने क्या किया, जस्ट वेरिएबल को सेपरेट किया, क्योंकि हमने वी आर इंटरेस्टेड इन द कंप्लीट चेंज, ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्मॉल चेंजेस। सो अगर हमें कंप्लीट चेंज निकालना है उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि टोटल चेंज क्या हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो हम इंटीग्रेट करने के लिए मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, सो टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन वी डू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दैट इज डी पी, पी वाले टर्म्स को आप एक साइड लिख लीजिए और डी टी वाले टर्म्स को आप एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। डेल्टा एच वेपराइजेशन आपका कांस्टेंट रहेगा एक प्रोसेस के लिए, और आर आपका गैस कांस्टेंट है, डेट इज आल्सो कांस्टेंट। सो हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को विद इन डेफिनेट इंटीग्रल, डेट इज वी नो द लिमिट्स हियर, डेट इज व्हेन योर टेम्परेचर इज T1 प्रेशर इज P1, व्हेन योर टेम्परेचर इज T2 योर प्रेशर इज P2. वी आर डूइंग जस्ट इट फॉर द कंप्लीट चेंज.
सो इंटीग्रेट जो स्टूडेंट्स आपकी जो इंटीग्रेशन होती है 1/x इंटू डी एक्स की, वो होती है आपकी log x, ठीक है, या फिर log nx भी आप कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जब हम डी पी बाई पी की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एल एन पी आएगी, log एन पी, और स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट, देन नीचे आएगी लोअर लिमिट और ऊपर आएगी अपर लिमिट, ठीक है। ऐसे डेल्टा एच अपॉन आर, जैसे आपको 1/t² की अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है, इंटू में डी टी है, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है -1/t। अब ये -1/t इंटीग्रेशन कैसे आई, आई विल टेल यू। तो स्टूडेंट्स ये t² नीचे पॉजिटिव है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इंटू में डी टी। आपको पता है जैसे आप डेरिवेटिव करते हो तो एक पावर कम होती है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक पावर बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ये एक पावर बढ़ जाएगी +1, जितनी पावर ऊपर बढ़ी है उतनी ही नीचे भी आ जाएगी। सो वी गेट हियर t की पावर -1 ओवर -1, सो -1 की पावर t। व्हेन यू आर रीअरेंजिंग इट यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो उसके बाद तो कुछ नहीं है, जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसके बाद जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन है, and you know and you can do easily. So students just putting the value of limits here, ln p, upper limit minus lower limit। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का ये मेथड होता है, जब आप इंटीग्रल कर लेते हो उसके बाद जो लिमिट्स हैं उसको कैसे करते हैं, अपर लिमिट जो भी आपकी अपर लिमिट है ln p2 माइनस ln p1 लोअर लिमिट, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी करना है, अपर लिमिट -1/t2, फिर नेगेटिव साइन आएगा, बट ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये फॉर्मूला रहता है। सो -1/t2 + 1/t1। सो स्टूडेंट्स log की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डेट इज log m माइनस log n, डेट इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। So we put it here, ln p2 by p1 is equals to delta h over r 1/t1 minus 1/t2। तो स्टूडेंट्स अब नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग लिखने में हमें क्या एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है, डेट इज़ 2.303 लॉग, क्योंकि हमारा नेचुरल लॉग था, हम इस इक्वेशन को लॉग की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। सो वी पुट हियर नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 log, so that we put here, so our equation get 2.303 log p2 by p1 is equals to delta h vaporization over r 1/t1 minus 1/t2, that is known as integrated form of Closius-Clapeyron equation। so स्टूडेंट जब भी आपके पास Closius-Clapeyron इक्वेशन आएगी तो आपको इस तरह से उसको प्रोसीड करना है, साथ में आपको उसकी एप्लीकेशंस भी लिखनी है। अब एप्लीकेशन लिखने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज एप्लीकेशन जस्ट इस इक्वेशन के बेसिस पे ही आपको लिखनी है। एप्लीकेशन में हम क्या कह रहे हैं, अगर हमें P1 और P2 की वैल्यू पता चल जाए और हमें T1 और T2 की वैल्यू पता चल जाए, तो हम डेल्टा एच वेपराइजेशन को, डेल्टा एच जो भी हमारा चाहे डेल्टा एच फ्यूज़न है, डेल्टा एच वेपराइजेशन है, डेल्टा एच सब्लिमेशन है, तो आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे P1 और P2 क्या है, वेपर प्रेशर्स हैं लिक्विड के, और T1 और T2 क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर है। फेस 1 का जो प्रेशर है से P1 है, और जो फेस 1 का टेम्परेचर T1 है। दो फेसेस थे हमारे पास, फेस 2 का जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो P2 है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड देन वी आर सेइंग वेपर प्रेशर, एंड से उसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। अगर आपको ये चारों वैल्यूज़ पता चल जाएं, सो आप इसको डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा आर इज गिवन टू यू, डेट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, and you can calculate this equation to get delta H. So first application is this. And students, our next application is, if boiling point of liquid is known at certain pressure, the boiling point at any other pressure can be calculated provided delta H vaporization is known। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर पता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, से अगर आपको T1 पता है कि T1 आपका से 53 डिग्री सेल्सियस है एट प्रेशर,
से अगर आपको पता है आपका टेम्परेचर जो है वो 53 डिग्री सेल्सियस है एट प्रेशर से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सो आप जो है वो सेकंड टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रेशर पे। से कोई भी आपको प्रेशर दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 एट प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक, प्रोवाइडेड आपको डेल्टा एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप T2 जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी दूसरे लिक्विड का वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एट द प्रेशर गिवन टू यू। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन ये हो गई इसकी। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन क्या है आपकी कि अगर आपको वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो नोन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आपकी इक्वेशन क्या थी 2.303 log P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, यही थी इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर नोन है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, से कोई भी लिक्विड है आपका उसका आपको P1 की वैल्यू पता है एट टेम्परेचर T1, सो आप वेपर प्रेशर जो है वो दूसरे लिक्विड का वो फाइंड आउट कर सकते हैं एट एनी अदर टेम्परेचर। आपको बस डेल्टा एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको डेल्टा एच की वैल्यू पता है, P1 की वैल्यू पता है, T1 T2 की वैल्यू पता है, सो आप P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन में तो ये था कि हम अगर हमें P1 P2 T1 T2 की वैल्यू पता हो तो डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में क्या था कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट पता हो लिक्विड का एट द सर्टेन प्रेशर, तो आप जो है बॉइलिंग पॉइंट जो अदर लिक्विड का एट द प्रेशर गिवन टू यू वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड डेल्टा एच नोन टू यू। थर्ड एप्लीकेशन क्या थी? थर्ड एप्लीकेशन कहती है अगर आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू पता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सो आप वेपर प्रेशर जो है अदर की वो कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे प्रोवाइडेड डेल्टा एच इज गिवन टू यू बिकॉज अदर क्वांटिटीज दैट इज आर 2.303 आर कॉन्स्टेंट इन दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लोसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Thank you for watching the video. Please keep liking and subscribing the video. That's for my motivation. Thanks a lot.